फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक त्रिपाठी है और आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में बात कर रहे थे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, न्यूटन्स लॉस की बात की थी, 3 लॉस थे और इम्पल्स की बात की थी। तो सबसे आखिरी जो हम लोगों ने बात की थी वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात की थी और उससे देखा था कि कैसे जब फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रहा होता है किसी बॉडी पे, एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रहा होता है, तो जो बॉडी होती है उस जो सिस्टम होता है उसका जो मोमेंटम होता है वो होता है कंजर्व रहता है। ठीक है, तो उसकी हम लोगों ने एग्जाम्पल की बात करनी थी, एग्जाम्पल की बात करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, FBD कह सकते हैं इसे, FBD। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम एक्चुअली एक जब सिस्टम होता है तो उसमें कई पार्टिकल्स होते हैं, बॉडीज होती हैं। किसी पे फोर्स लग रहा होता है, कोई फोर्स लगा रही होती है, किसी पे टेंशन होता है, किसी पे वेट होता है। ठीक है, तो इन सारे अलग अलग जो हम लोग की जो बॉडीज है, सिस्टम के अंदर जो बॉडीज है, उनको अलग अलग ट्रीट करते हैं कि उनके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, और हर एक बॉडी के ऊपर उसकी बात करते हैं। ठीक है, और न्यूटन के लॉ था सेकंड लॉ से उसकी अच्छे से डिराइव कर लेते हैं, F=ma। ठीक है, क्योंकि जो नेट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, चाहे वो क्या कहते हैं ग्रेविटी की वजह से हो, चाहे टेंशन की वजह से हो, चाहे किसी की वजह से हो, जो लास्ट जो फोर्स की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? F=ma, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, जो नेट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? F=ma। चलिए, फ्री बॉडी डायग्राम से पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जो हम लोगों ने बात की थी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, उसमें हम लोगों ने एग्जांपल्स की बात करनी थी। चलिए, एग्जांपल कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला एग्जांपल होता है जब हम लोग रिकॉइलिंग ऑफ अ गन, जब भी हम लोग गन फायर करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये बुलेट आपकी रिलीज हुई। ठीक है, इसका मास mv था, इसका मास m था, वेलोसिटी v थी। ठीक है, ये जो गन थी इसका मास कैपिटल M मान लेते हैं और इसकी वेलोसिटी v वापस जो रिकॉइल हो रही है u मान लेते हैं। इनिशियली जब, क्योंकि दोनों मास और जो बुलेट है, जो गन है और बुलेट है, वो क्योंकि बुलेट जो है गन के अंदर रही होगी, तो टोटल मास क्या हो जाएगी? m प्लस स्मॉल m, क्योंकि बुलेट जो है वो गन के अंदर है और उसकी वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। आपने फायर तो किया नहीं, तो इनिशियली क्या हो गया? 0 हो गई। ठीक है, तो u जो होगा, ठीक है, इनिशियली कितनी हो जाएगी वेलोसिटी? 0। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास टोटल मास इंटू वेलोसिटी इनिशियली, और फाइनल मोमेंटम बराबर होगा, क्योंकि गन के ऊपर कोई फोर्स तो हमने अप्लाई नहीं किया था जब गन फायर की थी। ठीक है, हम लोगों ने कोई फोर्स तो अप्लाई नहीं हुआ उस पर, तो जो मोमेंटम होगा इनिशियली और फाइनल तो दोनों बराबर होगा। इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? 0, क्योंकि जो वेलोसिटी थी उसकी 0 हो गई, और फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? mv प्लस वेक्टर लगा लेते हैं हम लोग। ठीक है, वेक्टर से ज्यादा आसानी रहेगी क्योंकि ऐड ही करना है। ठीक है, दोनों मोमेंटम को हम लोगों ने ऐड कर दिया, ये गन का मोमेंटम हो गया और ये बुलेट का मोमेंटम हो गया। ये किसके बराबर है? 0। तो mv डैश प्लस mu डैश। ठीक, तो u डैश इज इक्वल टू क्या हो गया? ये प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का mv। ठीक है, और u डैश बराबर क्या आ जाएगा? माइनस mv अपॉन कैपिटल M। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे आ गया कि जो वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से, पहले तो माइनस का शो कर रहा है कि v वेलोसिटी जब राइट हैंड साइड की ओर जा रही है बुलेट, तो माइनस इंडिकेट कर रहा है जो गन है वो पीछे की ओर जाएगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है। और दूसरी बात कि जो क्या कहते हैं यहाँ पे u है, ये गन की वेलोसिटी बता रहा है कि किस वेलोसिटी से गन पीछे की ओर जाएगी। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि अगर जब फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा था, जो रिकॉइलिंग ऑफ अ गन होती है कि गन जो पीछे की ओर जाती है वो क्यों होता है? ये इसकी वजह से होता है। ठीक है, आपने काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल और अगला है, आपने जाना हो या ना जाना हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये काफी इंटरेस्टिंग है कि अर्थ और बॉल का, या मार्कर का मेरे पास है तो मार्कर का मैं ले लेता हूँ। जब भी आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं
मतलब ऊपर की ओर फेंकते हैं और नीचे की ओर जब वो गिरती है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंका और नीचे की ओर गिरी तो अर्थ ने उसे अट्रैक्ट किया, ठीक है। लेकिन थर्ड लॉ न्यूटन का ये भी कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगी। तो आप जानते हैं कि अर्थ भी ऑब्जेक्ट की ओर अट्रैक्ट होती है, सिर्फ ऑब्जेक्ट ही नहीं अर्थ की ओर जा रही है। ये मार्कर अर्थ की ओर जा रहा है, ठीक है, ये हमें दिखाई दे रहा है। और क्या आप जानते हैं जब तक ये मार्कर अर्थ की ओर जा रहा था अर्थ भी मार्कर की ओर आ रही थी, ठीक है। क्या बात हुई, मार्कर, ठीक है, वेलोसिटी u और अर्थ की e u, ठीक है। अब क्योंकि दोनों के बीच के फोर्स जो है इनिशियल फोर्स थे दोनों, ठीक है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जीरो हो जाएंगे। मार्कर का वेट 20 ग्राम्स है, ठीक है, 20 इंटू 10 की पावर -3 क्योंकि हम लोग किलोग्राम में यूज करेंगे। वेलोसिटी इसकी मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। हम लोगों को अर्थ की वेलोसिटी बतानी है कि अर्थ किस वेलोसिटी से मार्कर की ओर आ रही थी। तो अर्थ का जो वेट होता है वो होता है 6 इंटू 10 की पावर 24 अप्रॉक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं u इक्वल टू आ गया 20 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 24, तो इससे काफी ज्यादा आ गया 27 मीटर पर सेकेंड अपॉन 6। तो देख सकते हैं 10 की पावर -27, ये इतनी वेलोसिटी कम थी कि जब तक मार्कर अर्थ की ओर गिरा तो जो अर्थ थी वो सिर्फ और सिर्फ एटम के साइज जितना ही मूव कर पाई होगी, उससे भी कम मूव करी होगी, ठीक है। न्यूक्लियस के साइज से भी कम मूव करी होगी उसने, ठीक है। उसका इतना साइज छोटा था, उसकी डिस्टेंस जो ट्रेवल की थी जब तक ये मार्कर अर्थ के पास गिरा तब तक अर्थ ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की बहुत छोटी थी, ठीक है। कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, उसे मेजर भी नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है, लेकिन उसने किया। जब भी आप मार्कर को अप साइड थ्रो करते हैं तो अर्थ को आप नीचे की ओर पुश करते हैं, और जब भी मार्कर अर्थ की ओर अट्रैक्ट होता है तो अर्थ भी उसकी ओर अट्रैक्ट होती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप जब भी किसी बॉल को ऊपर नीचे करते हैं तो आप अर्थ को भी ऊपर नीचे उसी के साथ कर रहे हैं, ठीक है। आप पूरी अर्थ को एक छोटी सी जब बॉल के साथ आप खेल रहे होते हैं, आप उसे थ्रो अप और डाउन कर रहे होते हैं, तो आप अर्थ को भी अपने साथ उसे कर रहे होते हैं, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, आप सोच के देखिएगा इसे। चलिए और अगला एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब। जब मान लीजिए ये बॉम्ब था, ठीक है, क्योंकि रेस्ट में था तो इसके ऊपर कोई फोर्स लग नहीं रहा था, इसीलिए रेस्ट में था, और ये एक्सप्लोड हुआ। तो एक्सप्लोड होने पे क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है, एक पार्ट m1 इस साइड में चला जाता है, u1 v1 वेलोसिटी से एक साइड किस तरफ चला जाएगा, v2 वेलोसिटी से m2 इस साइड में, ठीक है। एक्सप्लोजन हुआ, ये बॉम्ब था हमारा, इसका एक्सप्लोजन हुआ, बीच से टूट गया और एक पार्ट इस साइड में और दूसरा पार्ट अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। इनिशियली मोमेंटम कितना, मान लेते हैं मास को कैपिटल M था, ठीक है, और वेलोसिटी u इक्वल टू क्या थी, 0 थी। u इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि इस पे कोई फोर्स अप्लाई हो नहीं रहा था, ये रेस्ट में है। एक्सप्लोजन के बाद ये अलग हो गया था, तो m1 v1 प्लस m2 v2 वेक्टर साइन लगा लेते हैं ताकि हमारे डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे को डिफाइन अच्छे से कर दें, ठीक है। जो हमारे साइन है हमें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, या प्लस करना पड़ेगा। वो सब करने से अच्छा है आप इससे वेक्टर की तरह ट्रीट करिए और ये आपको पूरा का पूरा रिजल्ट जो है माइनस प्लस के साइन अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे वहीं पे, ठीक है। वेक्टर का ये बहुत अच्छा फंक्शन होता है, और क्या कहते हैं, ये अपने आप को ही अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। अंत में तो हमारा प्लस होता है तो हमने प्लस कर दिया, ये हो गया 0, m1 v1 m2 v2 डैश m1 v1 डैश इक्वल टू माइनस का m2 v2 डैश। ये प्लस का है, इस साइड जाएगा तो माइनस। तो आप देख सकते हैं कि जो इस साइड का मोमेंटम था वो बराबर है दूसरे साइड के मोमेंटम से, बस डायरेक्शन का डिफरेंस है। मान लीजिए ये इस अमाउंट छोटा था, मतलब इसका मास m2 बड़ा था m1 से,
मतलब m2 का मास ज्यादा था m1 से, तो m2 की जो वेलोसिटी है v2 वो छोटी होगी v1 से, ठीक है, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ये छोटा हो जाए, ये बड़ा हो जाए, तो इसे बड़ा होना पड़ेगा और इसे छोटा होना पड़ेगा बराबर होने के लिए, इक्वल टू होने के लिए इसे क्या कहते हैं, एडजस्ट एक दूसरे को करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग आज के मेन टॉपिक की, फ्री बॉडी डायग्राम। ये होता क्या है और इसे करते कैसे हैं। होता क्या है ये तो बात हो गई, अब करते कैसे हैं ये बात है, ठीक है। करना क्या है कि जो भी डायग्राम में बॉडीज है उन्हें एक पार्टिकल मानना है, ठीक है, और उस पार्टिकल पे, हर एक बॉडी पे जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा था उसे वेक्टर किसी डोनेट कर, मतलब उसे रिप्रेजेंट कर देना कि जिस डायरेक्शन में उस पे फोर्स लग रहा था उस डायरेक्शन में उसे कर देना है, ठीक है। और एक नोट लिख लीजिएगा आप लोग रिमाइंडर के लिए, रिमेंबर, ये रिमाइंडर है आपका, नोट है। ठीक है, ये हमारा नोट है इसका। क्या है कि जो टेंशन है हमारा वो हमेशा पुल करता है, पुश नहीं करता है कभी भी, ठीक है। फोर्स क्या होता है हमारा, टेंशन एक तरीके का फोर्स होता है, ठीक है, और हमारा फोर्स क्या होता है, पुश या पुल, हम लोगों ने ये पढ़ा था। लेकिन जो टेंशन होता है वो हमेशा पुल करता है, पुश कभी नहीं करता है, ठीक है। जब भी क्या कहते हैं, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट थी, ठीक है, ये हैंग कर रही थी सीलिंग से, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट ने इस स्ट्रिंग को नीचे की ओर खींचा, ठीक है, तो स्ट्रिंग नीचे की ओर खींची, स्ट्रिंग नीचे की ओर खींची, ठीक है, तो स्ट्रिंग भी क्या करेगी, उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर खींचेगी, ठीक है। स्ट्रिंग भी क्या करेगी, ऑब्जेक्ट ने, ये स्ट्रिंग मान लेते हैं, ठीक है, ये स्ट्रिंग थी, ठीक है, यहाँ पे हमारी ये वाली ऑब्जेक्ट थी, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ने क्या किया, स्ट्रिंग को नीचे की ओर खींचा, तो स्ट्रिंग क्या करेगी, जो स्ट्रिंग होगी वो ऑब्जेक्ट को किधर करेगी, ऊपर की ओर खींचेगी, ठीक है। तो टेंशन किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर। टेंशन को टी से डिफाइन करते हैं तो वो किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर। ऑब्जेक्ट ने, स्ट्रिंग ने ऑब्जेक्ट की ओर खींचा, स्ट्रिंग ने ऑब्जेक्ट को खींचा, किधर खींचेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट का वेट है नीचे की ओर होगा, तो वो स्ट्रिंग को नीचे की ओर खींचेगा, और स्ट्रिंग क्या करेगी, ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर खींचेगी, तो किधर को होगा, इस तरीके से, ठीक है, सॉरी, इस तरीके से, नीचे, वो नीचे से स्ट्रिंग ऊपर की ओर खींचेगी, ठीक। अब जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रिंग उस नीचे वाले मास की वजह से वो स्ट्रिंग नीचे की ओर खींचेगी, ठीक है, स्ट्रिंग जो है वो नीचे की ओर खींचेगी। ये वाला मास है, ये इस मास को क्या करेगा, नीचे की ओर खींचेगा, दोनों एक दूसरे से अटैच है, तो ये स्ट्रिंग क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर खींचेगी इस मास की वजह से। और जो स्ट्रिंग में टेंशन होता है वो बराबर होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, जो स्ट्रिंग में टेंशन होता है वो दोनों बराबर होता है, यहाँ पे भी टी होगा, यहाँ पे भी टी होगा, और दोनों साइड क्या है, अपोजिट है। तो ये देखिए ना, पुश कर रही है, मतलब पुल कर रही है, पुश नहीं कर रही है। पुश कर, अगर यहाँ पे पुश कर रही होती तो नीचे की फोर्स लगाते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पुल कर रही है, ठीक है, टेंशन पुल कर रहा है, यहाँ पे भी क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, ठीक है। तो टेंशन हमेशा क्या करता है, पुल करता है, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं कुछ फ्री बॉडी डायग्राम को बनाने का तरीका, ठीक है। पहला एग्जांपल है हमारा, मान लीजिए एक सीलिंग से ठीक है, एक व्हील था जिसपे दोनों साइड मास थे, ये M1 और ये M2, ठीक है, एक व्हील था, ठीक है, और उसके क्या कहते हैं, उसमें एक स्ट्रिंग पड़ी थी जिससे दो मास अटैच थे, M1 और M2, जो कि सीलिंग से अटैच था। ये कैसी बॉडी हो गई, रिजिड, ठीक है, ये बॉडी कैसी होगी, रिजिड, क्योंकि सीलिंग अपनी जगह से मूव नहीं करेगी।
मान लेते हैं जो व्हील था उसका मासलेस था, मतलब बहुत ही कम था, और जो स्ट्रिंग थी वो भी मासलेस थी। ठीक है, तो हमें इन दोनों की बात करनी है। तो हमारा जो मास m2 था वो ग्रेटर था m1 से, हमने ये चीज ले ली है कि जो मास m2 था वो ज्यादा होगा m1 से। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाएगा। चलिए एफ बी डी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1। सबसे पहले m1 की बात करते हैं। m1 को फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे आप लोग, ऑब्जेक्ट बना दीजिए, ठीक है, नाम लिख दीजिए m1। ठीक है, अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे इसकी बात करनी है। पहले कौन सा पहला फोर्स होगा, ग्रेविटी, जिसे mg लिख लेंगे। ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, और यहां पे एक्सीलरेशन कितना हो जाता है, ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सीलरेशन कितना होता है, g। ग्रेविटी ड्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या डिनोट करते हैं, g वैल्यू डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो वैल्यू होती है वो g होती है, तो यहाँ पे क्या हो गया g। हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए ये जान लीजिए कि जो a है, जो g है, वो क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, a की जगह वैल्यू यूज की जाती है, और m जो होता है वो मास हो जाता है, तो क्या हो जाता है, फोर्स क्या हो जाता है, mg। ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, तो m1 के ऊपर हमारे जो ग्रेविटी की वेट जो हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स को वेट कहते हैं। ठीक है, तो जो वेट हो गया mg नीचे की ओर। ठीक है, अब क्योंकि ये स्ट्रिंग से जुड़ा है तो ये स्ट्रिंग क्या कहते हैं, ये मास क्योंकि ज्यादा वेट का है तो ये स्ट्रिंग को नीचे की ओर खींचेगा, तो स्ट्रिंग क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर खींचेगी। ठीक है, ये स्ट्रिंग क्या करेगी, ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर खींचेगी। ठीक है, ऊपर की ओर खींचेगी, और ये मास क्या करेगा, मास क्या करेगा, स्ट्रिंग को नीचे की ओर खींचेगा। ठीक है, और स्ट्रिंग क्या करेगी, ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर खींचेगी। देखिए m2 था, ये m2 जो था इसका वेट ज्यादा था तो ये नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, वेट जिस दर ज्यादा होगा वो नीचे की ओर जाता है। ठीक है, अब ये वेट नीचे की ओर जाएगा तो स्ट्रिंग क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर खींचेगी, तो फोर्स किधर, टेंशन का लगेगा, इससे ऊपर की ओर, इसमें इस साइड और इसमें भी इस साइड। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। देखिए टी जो है दोनों ओर होगा, और टी का वैल्यू जो होगी दोनों साइड एक, अगर एक स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो क्या होगा, सेम रहेगा। अगर यहाँ पे भी टी है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, टी। इसमें अगर यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, टी। देखिए m2 है, वेट नीचे की ओर, और स्ट्रिंग को क्या करेगा, ये स्ट्रिंग इसे क्या करेगी, ये मास है m1, इसकी वजह से क्या करेगी, ऊपर की ओर खींचेगी, इसको इसका वेलोसिटी कम करने की कोशिश करेगी, है ना, क्योंकि एक साइड m1 है और दूसरी साइड m2 है। m2 ज्यादा भारी है तो वो तो नीचे जाएगा ही, लेकिन m1 इसका रेजिस्ट करेगा ना इनर्शिया के कारण, ताकि वो अपनी स्टेट में रहे, रुका रहे। ठीक है, तो इसका रेजिस्ट करेगा तो उसके वेट को वो कम करने की कोशिश करेगा, तो स्ट्रिंग क्या करेगी, जो अटैच है वो ऊपर की ओर खींचेगी ताकि इसकी वेलोसिटी कम हो जाए, ये धीमे हो जाए। ठीक है, इसीलिए इसके ऊपर जो टेंशन होगा वो अपसाइड होगा। लेकिन जो इसकी बात है, ठीक है, m2 क्योंकि वेट ज्यादा है तो यहाँ की जो इसका वेट जो है इसका कम है। ठीक है, m2 का वेट ज्यादा है m1 के कंपैरिजन में, तो m1 क्या होगा, को स्ट्रिंग ऊपर की ओर पुल करेगी, तो इसका जो टेंशन है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अलग से डिनोट करते हैं इसे T। ठीक है, अब हमारा जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट, पहले तो हमने डिनोट कर लिया कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे, वेट नीचे की ओर, टेंशन ऊपर की ओर। अब m2 जो है वो ज्यादा भारी है, उसका वेट ज्यादा है m1 के कंपैरिजन में, तो जो मोशन होगा m2 का वो किधर होगा, नीचे की ओर, और m1 का किधर होगा, ऊपर की ओर। ठीक है, मोशन किधर होगा, ऊपर की ओर, और जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, ma, सिंपल सा, m मास इनटू एक्सीलरेशन। जो एक्सीलरेशन यहाँ पे है a, वो दोनों में सेम रहेगा। क्यों, जिस एक्सीलरेशन से ये नीचे जा रहा होगा उसी एक्सीलरेशन से ऊपर आ रहा होगा, ऐसा तो है नहीं ये अलग जा रहा होगा ये अलग जा रहा होगा। जिस स्पीड से ये नीचे जा रहा होगा उसी स्पीड से तो ये ऊपर जाएगा, है ना, जिस स्पीड से नीचे जाएगा उसी स्पीड से ऊपर जाएगा, तो जिस एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा होगा उसी एक्सीलरेशन से ये ऊपर भी जा रहा होगा। ठीक है, तो एक्सीलरेशन दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो m1 a। तो इसे लिख सकते हैं, देखिए m1
देखिए टी और mg अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो गया t माइनस m1g बराबर, और देखिए m1 एक और t की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, ये m1 को आप हम ऐसे बात कर सकते हैं f, टोटल जो नेट की बात कर रहे हैं, नेट फोर्स जो लगा वो क्या लगा T माइनस mg, क्योंकि मोशन किधर हो रहा है, ऊपर, और नेट फोर्स किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पे एक्सेलरेशन a g नहीं होगा, यहां पे a होगा, क्योंकि टेंशन की वजह से यहां पे जो g है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो चुकी होगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा m1g या फिर T माइनस m1g। ठीक है, ये हमारा क्या कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम पहले मास की वजह से आ गया। चलिए अब दूसरे मास की बात कर लेते हैं। यहां पर बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2। ठीक है, हमारा ये रहा m2। ठीक है, इसका वेट किधर होगा, नीचे की ओर, पूरी तरीके से परपेंडिकुलर m2g। ठीक है, इस पे टेंशन किधर होगा, ऊपर की ओर, बात की थी अभी। ठीक है, और इसकी जो मोशन होगा वो किधर होगा, डाउन साइड होगा, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है, और वो क्या होगा m2a। ठीक है, टेंशन ऊपर की ओर क्यों है, क्योंकि इस मास की वजह से ये इसका अपोज कर रही है, इसीलिए ये ऊपर खींच रही है। ठीक है, तो ये बात आ गई हमारी। तो हम लोग लिख सकते हैं m2g, देखिए बड़ा मोशन किस डायरेक्शन में, नीचे की ओर है, तो वैल्यू बड़ी कौन सी होगी, m2g। ठीक है, माइनस t इज इक्वल टू नेट फोर्स, और नेट फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, नेट फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां से हम लोग t की वैल्यू निकाल सकते हैं, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1a प्लस m1g, और m1 कॉमन लेना है दोनों से, तो क्या आ जाएगा a प्लस g। ठीक है, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, और m1 हमने कॉमन ले लिया, तो t की वैल्यू आ गई। अब t की वैल्यू दोनों में सेम है, दोनों जगह t सेम है, तो t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। हम लोगों ने पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, m2g माइनस m2a। ठीक है, m2g हमारा ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो t है माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, वहां पे जाके t प्लस का हो गया, और यहाँ पे t की हमने वैल्यू पुट करेंगे, और यहां से m2 कॉमन ले लेते तो क्या आ जाएगा, g माइनस a इज इक्वल टू m1g प्लस a। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात कर सकते हैं, अब यहाँ पे मास निकाल सकते हैं किसी का भी। आपको अगर एक मास दिया हो तो दूसरे का मास हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको m1 का मास दिया था, m2 का निकालना है। ठीक है, एक्सीलरेशन आपको दे दिया कि एक्सीलरेशन, इस एक्सीलरेशन से ये दोनों मूव कर रहे थे, तो वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, और आपको मास पता चल जाएगा। ये हमारी इक्वेशन हो गई। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आगे एक और एग्जाम्पल की। फ्री बॉडी डायग्राम के ही आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और इसको अच्छे से समझेंगे कि ये होता क्या है। लगभग 3-4 एग्जाम्पल हम लोग अच्छे से जान जाएंगे कि ये क्या चीज है। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। मान लीजिए ये केस था, ये व्हील था, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस थी। ठीक है, और दूसरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे थी, m2 m1। हमारा m2 जो था वो बड़ा था किससे, m1 से। ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग थी, ये हमारा व्हील था, इससे होते हुए m2 एक हैंग कर रहा था, लटक रहा था। जैसे कि आप मेंच पे देख सकते हैं कि मेंच पे रखा था, एक कॉर्नर पे आपके एक स्ट्रिंग से दूसरा ऑब्जेक्ट हैंग कर रहा था। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम की जब बात करेंगे हम लोग, तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि m2 जो था, मास जो था वो बड़ा था m1 से। अगर जो हैंग कर रहा है उसका मास अगर ज्यादा हो
जो टेबल पे मास है, तो क्या होता है कि वो धीमे धीमे क्या होता है नीचे जाने लगता है। जो मास ये बड़ा वाला है M2 है, इसकी वेट की वजह से ये किधर होता है नीचे क्यों जाता है, और M1 किधर करता है स्लाइड करता है इस साइड। और जब ये स्ट्रिंग बहुत छोटी रह जाती है, ठीक है, ये एज पे बहुत ही कम डिस्टेंस रह जाती है M1 की, तो ये काफी स्पीड पकड़ चुका होता है। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की। पहले M1 की फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1। ठीक है, अब देखिए पहले तो वेट नीचे की ओर, ठीक है, और हमारा जो यहां पे जो ले रहे हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से ऑब्जेक्ट ने सरफेस पे फोर्स लगाया, ठीक है, अपना वेट लगाया, और सरफेस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाएगी। इसे कौन सा कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन। हम लोगों ने बात की थी नॉर्मल रिएक्शन आर से डिनोट करें या एन से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया नॉर्मल रिएक्शन आर। ठीक है, हम लोगों ने इसकी बात की थी नॉर्मल रिएक्शन जब कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ रहे थे नॉर्मल रिएक्शन की, ठीक है, तब और बात कहा था कि न्यूटन के थर्ड लॉ से जाने के क्या होता है। तो क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट अपना वेट अप्लाई करती है सरफेस पे, तो सरफेस भी एक फोर्स ऊपर की ओर अप्लाई करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, अब देखिए और कौन से हो गए फोर्स, और एक हो गया टेंशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जा रही है, ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जा रही है, तो ये स्ट्रिंग को क्या करेगी खींचेगी, ये स्ट्रिंग को क्या करेगी खींचेगी, और स्ट्रिंग किधर खींचेगी इस साइड, ठीक है, स्ट्रिंग किधर खींचेगी इस साइड, तो ऑब्जेक्ट को फोर्स कौन सा लगेगा इस साइड में, राइट हैंड साइड में, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में हमारा टेंशन का फोर्स लग जाएगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो किस साइड में होगा, राइट हैंड साइड में ही तो होगा, क्योंकि M2 नीचे क्यों जा रहा है और M1 किधर जाएगा राइट हैंड साइड में जाएगा, मूव राइट हैंड साइड में करेगा ना। ठीक है, इसको नोट करते हैं, चलिए, तो ये किधर मूव करेगा, मैं इधर नोट करता हूं, M1A फोर्स इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, फोर्स इनटू एक्सीलरेशन से मतलब जो टेंशन होगा, ये जो फोर्सेस थे ये तो हमने डिनोट किए, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग जो होता है ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके ऊपर जो फोर्सेस होता है वो डिफाइन करते हैं। यहाँ पे जो बात है वो है कि क्या कहते हैं हम लोगों को जो नेट फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये बात कर रहे हैं, तो वो किसके बराबर होगा मास इनटू एक्सीलरेशन ma, हमें नहीं पता क्या होता है लेकिन मास दिया होगा और एक्सीलरेशन पता चल जाएगा, इसीलिए ma, क्योंकि वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है, राइट हैंड साइड में जा रहा है, अप और डाउन नहीं जा रहा है, तो हमारा इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिजल्टेंट फोर्स था और जो हमारा वेग था वो एक दूसरे के बराबर था, mg बराबर r, क्योंकि हमारा जो अप साइड और डाउन साइड में तो मोशन हो नहीं रहा, मतलब कोई एक्सीलरेशन तो है नहीं और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो हम इसका मतलब है लेकिन फोर्सेस लग रहे हैं और एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट है। चलिए, और टेंशन किसके बराबर हो गया M1A, टेंशन की डायरेक्शन इस साइड है और मोशन की भी डायरेक्शन किस साइड है सेम साइड है, राइट हैंड साइड है, तो एक ही फोर्स लग रहा है, तो जो टेंशन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा M1A के। चलिए अब बात करते हैं FBD ऑफ M2 की बात कर लेते हैं। M2 किधर मोशन कर रहा है हमारा डाउन साइड, ठीक है, पहले तो वेट उसका M2G नीचे की ओर, अब हमने टेंशन T को ब्लैक मार्क्स से इंडिकेट किया तो इससे भी ब्लैक से करेंगे, टेंशन किधर लगेगा अप साइड, क्योंकि ये M1 है, ये भी तो क्या कहते हैं रुकने की इनर्शिया की वजह से अपनी स्टेट में ऑफ रेस्ट में रहना चाहेगा, ठीक है, ये अपनी पोजीशन में रेस्ट में रहना चाहेगा, तो ये क्या करेगा अपोज करेगा मोशन का, तो ये भी क्या करेगा जो टी टेंशन से इसे खींचा जा रहा था, ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ से ये भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगा, तो ये भी किधर टेंशन लग रहा होगा इसके ऊपर की ओर टेंशन टी लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये इसका वेट ज्यादा है, ये रेजिस्ट करेगा लेकिन पूरी तरीके से रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, इसका वेट ज्यादा है तो इसका मोशन किधर होगा नीचे की ओर होगा। चलिए यहाँ पे हमारा नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया
m2a मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे क्या आया, क्योंकि m2g मोशन किधर है, m2g डायरेक्शन में, तो क्या हो गया, m2g बड़ा हो गया, माइनस टी इज इक्वल टू m2a। टी की वैल्यू यहां पे क्या थी, m1a, हम पुट कर लेते हैं, m2g माइनस m12a इज इक्वल टू टी, और m2g माइनस a इज इक्वल टू m1a। ठीक है, टी की वैल्यू हमने पुट कर ली, और यहां से क्या आ गया, यहां पे लिख लेते हैं, यहां से क्या आया, m2a माइनस g। एक्चुअली यहां से हम लोग एक्सीलरेशन ही फाइंड कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्सीलरेशन यहां से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे क्या आ गया, g माइनस m1a इज इक्वल टू m2a। यहां पे एक्सेलरेशन है, इसमें एक्सेलरेशन है, तो दोनों को एक साइड ले आते हैं, ये माइनस का है, वहां पे प्लस हो जाएगा, m2g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1a प्लस m2a। ए कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2a। ठीक है, अब यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर साइड क्या करेगा, डिवाइड, तो a बराबर क्या आ जाएगा, m2g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, आपका ये एक्सीलरेशन आ गया, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई कि कितना एक्सीलरेशन से ये m1 इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, और m2 डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, एक ही वैल्यू आ गई, यहां से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, जी की वैल्यू पता होती है 9.8 या फिर 10 यूज करते हैं। ठीक है, m1 और m2 की वैल्यू दी होगी, आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, और टेंशन भी निकाल सकते हैं इससे, एक ही वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आपका टेंशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो आज बात करने जा रहे हैं हम, बात हुई ना कि आज फ्री बॉडी डायग्राम की बात करेंगे, तो हम लोग कई बेसिक एग्जांपल से समझेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है। थर्ड, जब किसी स्लोप पे ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक है, स्लोप पे ऑब्जेक्ट हो, ये था m1 अटैच था दूसरे से m2 से, और इसे खींचा जा रहा था f से ऊपर की ओर, रेड मार्कर से बनाते हैं इसे, ऊपर की ओर अप साइड, इसे f4 से खींचा जा रहा था, फोर्स अप्लाई किया गया था। ठीक है, अब m2 बड़ा है, m1 बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी कैसे डिफाइन होगा। चलिए पहले फ्री बॉडी डायग्राम ही बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1। ठीक है, m1 पहले, तो m1 का पहले बनाते हैं। स्लोप पे देखिए m1, ग्रेविटी हमेशा किधर होगी, ग्राउंड की ओर, परपेंडिकुलर नीचे की ओर, m1g। ठीक है, ये एंगल कितना था, थीटा, ये एंगल कितना था, थीटा। ठीक है, इसे बड़ा बनाते थोड़ा, क्योंकि इससे समझना है लोगों को अभी। ये एंगल कितना था, थीटा, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये m1 था, ये सेंटर मान लेते हैं, और ग्रेविटी किधर लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर, m1g, थोड़ा बड़ा, m1g नीचे की ओर। ठीक है, अब देखिए इसको अच्छे से इधर से समझ लेते हैं। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पे, इसका परपेंडिकुलर। ठीक है, इस एक्चुअली इसी पॉइंट पे इसका परपेंडिकुलर किधर होगा, इस लाइन पे परपेंडिकुलर किधर होगा, एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन। ठीक है, दोनों अलग अलग मार्कर्स यूज कर लेते हैं, ये ब्लैक वाला और ये। ठीक है, इस लाइन का देखिए, अब ये वेक्टर है, mg फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो एक मान लेते हैं कंपोनेंट क्या हो गया, इस डायरेक्शन में, और दूसरा कंपोनेंट किस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये एंगल कितना था, थीटा, ये एंगल कितना था, 90। ठीक है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो वेट है वो परपेंडिकुलर होगा, तो ये किसके होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, 90 माइनस थीटा।
और ये जो एंगल था वो कितना था, देखिए आपको याद होगा जब भी हम लोग कंपोनेंट फॉर्म निकाल रहे थे किसी भी वेक्टर ए की, तो क्या हो रहा था, एक्स और वाई में कर रहे थे, मतलब एक्स और वाई में कर रहे थे, और एक्स और वाई के बीच का एंगल कितना होता है, 90। तो जो भी कंपोनेंट तोड़े जाते हैं, ठीक है, ब्रेक किए जाते हैं, कंपोनेंट कोई भी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में किया जाता है, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90। ठीक है, तो मान लीजिए θ1 प्लस θ2 बराबर कितने हो गया, 90। θ1 की वैल्यू कितनी थी, 90 माइनस θ प्लस θ2 90, 90 कैंसिल आउट, तो θ2 बराबर किसके हो गया, θ के, θ2 किसके बराबर हो गया, θ के। ठीक है, तो जो हमारा ये वाला एंगल आएगा, ये हम लोगों ने कंपोनेंट फॉर्म में mg जो वेक्टर था हमारा, वेट था, उसे कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, और यहाँ पे जो एंगल होगा ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, तो जो एंगल के पड़ोस वाला होता है कंपोनेंट वो क्या हो जाता है, mg cos थीटा, और जो उसके अपोजिट वाला होता है वो क्या हो जाता है, mg sin थीटा। और m1 क्योंकि m की वैल्यू कितनी, m1, तो m1 हम लोगों ने पुट कर दिया। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या करेगी, इसको ऊपर की ओर पुश करेगी। देखिए फोर्स पुश कर रहा है ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर, फोर्स क्या कर रहा है, इसे ऊपर की ओर पुश कर रहा है, पुल कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रिंग भी क्या करेगी, ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर पुल करेगी, ऊपर की ओर पुल करेगी। इसके पीछे ऑब्जेक्ट है नहीं, इसीलिए स्ट्रिंग भी क्या करेगी, इससे पुल करेगी ऊपर की ओर। तो क्या हो गया, टेंशन T, इसमें क्या है, टेंशन T। अब ऑब्जेक्ट क्योंकि फोर्स अप्लाई अप साइड हो रहा है, तो मोशन भी किस साइड होगा, अप साइड ही होगा। ठीक है, तो मोशन भी किस साइड होगा, अप साइड होगा। किससे, m1a, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगा था, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं। अब एक चीज रह गई, हमारा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन आर, सरफेस, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्योंकि सरफेस पे भी फोर्स लगाएगी, और सरफेस क्या करेगी, ऑब्जेक्ट पे भी फोर्स लगाएगी। और जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। ठीक है, तो ये सरफेस क्यों आई, तो उसके परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, अब क्योंकि हमारा मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में तो है नहीं, जो हमारी परपेंडिकुलर सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो है नहीं ऑब्जेक्ट का मोशन, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों फोर्सेस मिलके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो m1g cos थीटा बराबर किसके होगा, r के। ठीक है, m1g cos थीटा किसके बराबर होगा, r के, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि कोई भी मोशन इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं, टेंशन अपसाइड है और m1g sin थीटा नीचे की ओर है, और मोशन किधर हो रहा है, अपसाइड हो रहा है, तो टेंशन की वैल्यू मतलब बड़ी हो गई mg sin थीटा से, और जिसकी वैल्यू हो गई m1a। तो t बराबर क्या आ गया, यहां से m1a प्लस m1g sin थीटा, और m1 कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, a प्लस g sin थीटा। ठीक है, t की वैल्यू आ गई हमारी। चलिए अब बात करते हैं दूसरे की, इतना समझ आ गया, इसे आप जरूर लिखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। चलिए, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2। अब m2 बना लेते हैं हम लोग, एंगल थीटा। ठीक है, सेम केस यहां पे भी होगा, m2 ग्रेविटी नीचे की ओर, m2g। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल थीटा, ये क्या हो जाएगा, m2g cos थीटा, पिछली बार किसी, और ये क्या हो जाएगा, m2g sin थीटा। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन किस साइड होगी, अप साइड होगी। हमने फोर्स को किससे रिप्रेजेंट किया था, r रेड से, f अप साइड। अब देखिए जो ये वाला मास था m1, ये क्या करेगा, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, रुका रहना चाहेगा, ये m2 को पीछे की ओर खींचेगा, तो पीछे की ओर टेंशन किधर होगा,
तो इस स्ट्रिंग में टेंशन किधर हो जाएगा, पीछे की ओर, क्योंकि ये खींचेगा M2 को अपनी ओर खींचेगा ताकि वो रुक जाए। ठीक है, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है M2 पे लग रहा है ना, M1 पे तो लग नहीं रहा, M2 पे लग रहा है ना, तो M1 क्या करना चाहेगा, रुका रहना चाहेगा, तो क्या करेगा, M2 को पीछे की ओर खींचेगा। तो इसके ऊपर जो टेंशन हमने रेड से इंडिकेट किया था वो किधर हो जाएगा, इधर T से, जो T इधर जो रेड का है वो क्या है, टेंशन का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम लोग देख सकते हैं मोशन इस डायरेक्शन में फिर से नहीं हो रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, M2G cos थीटा बराबर R डैश, यहाँ पे डैश मान लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने R उसके लिए यूज कर रखा है। ठीक है, R डैश किया। अब देखिए मोशन किधर होगा, और सरफेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज रह गई, रिजल्टेंट मोशन किधर होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन अपसाइड, क्योंकि फोर्स भी अपसाइड लग रहा है। ठीक है, या फिर ये F के बराबर होगा, इसको डिनोट करने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी F के बराबर हो जाएगी। तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, जो टेंशन लग रहा है, फोर्स में क्या क्या माइनस होगा, टेंशन माइनस होगा। ठीक है, और कौन कौन से है, टेंशन है प्लस कौन सा है, M2G साइन थीटा पीछे की ओर है, T भी पीछे की ओर है, M2G साइन थीटा भी पीछे की ओर है, तो किधर होगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे फोर्स में, और ये किसके बराबर हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, M2 A के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमारी T की वैल्यू हमने फाइंड की थी, क्या थी, M1 A प्लस G साइन थीटा प्लस माइनस सॉरी M2G साइन थीटा। ठीक है, अब M2A बराबर F माइनस 21A M1A माइनस M1G साइन थीटा माइनस M2G साइन थीटा। ठीक है, फोर्स पता है, हम लोग एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये माइनस का है, ये एक्सीलरेशन ये रहा, इसे एक साइड में लेके आते हैं। ठीक है, और ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और ए कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2A बराबर क्या हो जाएगा, F माइनस यहाँ पे G साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, और माइनस भी कॉमन आ गया तो क्या रह गया, M1 प्लस M2। ठीक है, अब जो वैल्यू आएगी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब ए को ए बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा, डिवाइड F अपॉन M1 प्लस M2 माइनस G साइन थीटा, और यहाँ का जो M1 प्लस M2 है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई ए की, किस एक्सीलरेशन से ये दोनों मूव कर रहे होंगे ये चीज हमें पता चल गई। ठीक है, चलिए अब लास्ट जो हमारा आज का एग्जांपल है उसकी बात कर लेते हैं। आपको फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए M1 M2 फोर्स ये अप्लाई हुआ। ठीक है, M1 था M2 था, आपस में कांटेक्ट कर रहे थे, जुड़े हुए थे, एक सरफेस पे रखे हुए थे। ठीक है, तो फोर्स एक अप्लाई किया गया। अब फ्री बॉडी डायग्राम की बात कर लेते हैं हम लोग, FBD ऑफ M1 की बात पहले कर लेते हैं। सरफेस पे था M1, फोर्स किधर अप्लाई हुआ, फोर्स ब्लैक मार्कर से F, हमारा एक सरफेस, क्योंकि M1 के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, M2 किस में रहना चाहेगा, रेस्ट में रहना चाहेगा, वो क्या करेगा, M1 पे अपोजिट फोर्स लगाएगा, कांटेक्ट फोर्स लगाएगा। वो क्या करेगा, M1 किधर करेगा, इधर क्यों जाना चाहेगा। ठीक है, और M2 क्या करेगा, रेस्ट में रहना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, M1 पे अपोजिट फोर्स लगाएगा। ठीक है, मान लेते हैं वो क्या था, T मान लेते हैं। ठीक है, उसने T फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स था वो।
तो और क्योंकि फोर्स जो है m1 पे है तो मोशन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा m1a, ठीक है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, F माइनस टी इज इक्वल टू m1a। तो t बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, F माइनस m1a। चलिए अब बात कर लेते हैं FBD ऑफ m2, ठीक है। अब देखिए m2 पे तो डायरेक्ट फोर्स F लग नहीं रहा है, इस पे कौन सा लगेगा, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन न्यूटन के थर्ड लॉ से उसने अगर नॉर्मल रिएक्शन m1 पे अगर फोर्स लगाया है, ठीक है, T का, कि अपोज कर रहा है, तो m1 भी उस पे क्या फोर्स लगाएगा, T का। अगर m2 m1 पे T का फोर्स लगा रहा है तो m1 भी m2 पे कौन सा फोर्स लगाएगा, T का, आगे की ओर लगाएगा, ठीक है, T का, ताकि आगे की ओर बढ़े, ठीक है। न्यूटन के थर्ड लॉ से एक्शन और रिएक्शन, एक्शन हुआ ये, उसका रिएक्शन क्या था, अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए ये इस डायरेक्शन में था लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसके ऊपर दूसरा फोर्स तो लग नहीं रहा होगा कोई, ठीक है। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, एक मिनट, हम लोगों ने एक फोर्स हम लोग भूल गए अपना, m1g, और ये रहा हमारा r। नॉर्मल रिएक्शन, वेट और नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन हो नहीं रहा, तो हमारा क्या हो जाएगा m1g बराबर rg, ठीक है। सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा m2g, और ये r, कोई भी मोशन नहीं हो रहा ये, इसीलिए जीरो हो जाएगा। और हमारा जो मेन मोशन होगा वो किसमें होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, ठीक है, वर्टिकल मोशन कोई नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। तो किस डायरेक्शन होगा, m2a की। तो t बराबर क्या हो जाएगा m2a, ठीक है। और हमारा जो वर्टिकल जो फोर्स थे r इक्वल टू m2g के बराबर हो गया, इससे कोई फर्क नहीं है। t की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, क्या जाएगा हमारा m2a बराबर f माइनस m1a। मैंने t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक। t बराबर क्या जाएगा m2a, और r बराबर क्या जाएगा m2g। t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अब क्या आ गया, एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में कर लेते हैं, m1a प्लस m2a इज इक्वल टू f। तो a कॉमन ले लेते हैं, m1 प्लस m2 बराबर f। तो a बराबर क्या जाएगा, f अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। इससे ही हमें पता चल गया कि क्या कहते हैं एक्सीलरेशन क्या लग रहा होगा दोनों ऑब्जेक्ट्स पे, कि कौन किस एक्सीलरेशन से दोनों ऑब्जेक्ट मूव करेंगे आगे की ओर। ए एक्सीलरेशन से ये ऑब्जेक्ट m1 भी मूव करेगा, ए एक्सीलरेशन से m2 भी मूव करेगा आगे की ओर, ठीक है। हमें m1 और m2 वैल्यू पता होगी और फोर्स पता होगा। चलिए ये था हमारा FBD फ्री बॉडी डायग्राम, जिनमें हम लोगों ने एग्जांपल के रूप में, एग्जाम्पल के एप्लीकेशन से देखा कि किस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग यूज करते हैं, और कितनी आसानी से इजीनेस से हम लोग क्या बता सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट की हम लोग पूरी तरीके से उसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, पूरी तरीके से डिफाइन हो जाता है, ठीक है। इसके अगला जो वीडियो होगा वो हम लोग क्या कहते हैं, वेट अप्लाइड अपीयरिंग वेट इन अ लिफ्ट पढ़ेंगे, और रॉकेट प्रोपल्शन की भी बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।